हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था एसिम्प्टोट, अनंत स्पर्शी। अब तक जितनी भी अपनी क्लासें हुई हैं उसमें आपको नॉर्मली तरीके से क्वेश्चन करना बता दिया था। एक आपको वक्र दिया जाएगा अक्ष और वाई में, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आपको फाई एन एम ज्ञात करना है, उसको 0 के बराबर रखना है। एन है वो आपकी हाईएस्ट पावर होगी, उच्चतम घात होगी, 3 हो सकती है, अब तक 3 आई है, 4 भी हो सकती, 2 भी हो सकती है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपका आंसर रहेगा। एम और सी आपको याद करने हैं। एम कहाँ से आएगा? एम आएगा फाई एन एम इज इक्वल टू 0 से, और सी कहाँ से आएगा? उसके लिए दो तरीके आपको बता दिए थे कि एम के कोई 2 मान समान हो, 3 मान समान हो, उसके लिए भी बताया, और मान समान नहीं हो उसके लिए भी बताया। तो एक तो सी का मान हो जाएगा माइनस फाई एन माइनस 1 एम अपॉन फाई एन एम डैश, और एक आपको दूसरा और बताया था कि 1/2 सी स्क्वायर फाई एन एम डबल डैश प्लस सी फाई एन माइनस 1 एम डैश प्लस फाई एन माइनस 2 एम इज इक्वल टू 0। उसकी सहायता से अपन ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपने पिछली क्लास है वो प्रॉपर ढंग से ली है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, कोई बड़ी बात नहीं। आज की क्लास में अपन अनंत स्पर्शी जो एसिम्प्टोट है उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है क्या नहीं है वो देखिएगा। एक बात और, जो इससे पहले बार एक अपनी जो क्लास हुई है उनमें अपन ने क्वेश्चन किए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को करने का तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका है। क्या है तरीका? देखो, आपको क्वेश्चन में कोई वक्र दिया जाएगा अक्ष और वाई में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर आपको करना क्या है? आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख देना है उस वक्र में। ये आपका आंसर है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और आप इसी को रख रहे हो। तो एम एक्स प्लस सी यदि आप उसमें रखते हो तो फिर क्या होगा? ये सारे x के पदों में हो जाएगा, y खत्म हो जाएगा, क्योंकि y का मान क्या हो जाएगा? अक्ष के पदों में हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? रखने के बाद अक्ष की 2 उच्चतम घात लेनी है। जैसे एक्स क्यूब है उच्चतम घात, तो अक्ष क्यूब और अक्ष स्क्वायर। अक्ष की उच्चतम घात 2 है तो अक्ष स्क्वायर और अक्ष ले लिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अक्ष की जो अधिकतम घात है वो 4 है तो अक्ष की पावर 4 हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। करना क्या है? उन अधिकतम घातों के जो गुणांक हैं, ठीक है, अक्ष की 2 अधिकतम घातों के गुणांक हैं, ठीक है। जैसे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर हो गया, तो उनके कोई अक्ष क्यूब का कोफिशिएंट निकाल लेंगे अपन हल करके समीकरण को, अक्ष स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लेंगे और उसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो कोई 2 समीकरण आ जाएंगे, ठीक है। अब वो 2 समीकरण आएंगी तो उनसे एक से तो n के मान आएंगे, ठीक है, और दूसरी से क्या आएगा? दूसरी से c का मान आ जाएगा m के पदों में। ये m के मान यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे, c का मान आ जाएगा, m और c के मान यहाँ अप्लाई करोगे, आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको वक्र दिया जाएगा, क्या करना है? उसमें जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या अप्लाई करोगे? एम एक्स प्लस सी अप्लाई करोगे, ठीक है। एम एक्स प्लस सी अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या होगा? पूरे जो इक्वेशन होगी वो अक्ष के पदों में हो जाएगी। तो अक्ष की 2 उच्चतम घात देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। उनके गुणांक निकालिए, उनके गुणांकों को 0 के बराबर रख दो। उससे क्या होगा? एक से तो m के मान आएंगे, एक से m का c का मान आएगा m के पदों में, ठीक है। पहले भी हो रहा था, c का मान m के पदों में आ रहा था। अब इस c का मान m के पदों में आ जाएगा, उसके बाद क्या करना है? ये m के मान उसमें रखोगे तो c का मान आ जाएगा। m और c की वैल्यू डिफाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रखोगे, टोटल एसिम्प्टोट प्राप्त हो जाएगी, कुल अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है। यदि आप पहले वाले तरीके से ना करके इस तरीके से करोगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये हो सकता है देखो कि किसी तरीके से जो आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी टफ हो, किसी तरीके से जो आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी कम हो, ठीक है। तो इसमें कुछ देखो कोई आइडिया नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन आपको करके देखना पड़ेगा तभी उसमें आइडिया लगेगा। तो 2 ऑप्शन है, जो ठीक लगे उससे आप कर सकते हो, ओके।
तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए ऐसे ही। उसके बाद अपन एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। यदि आपने इससे पहले वाली जो क्लासें हैं, जो अनंत स्पर्शी की क्लासें हैं, वो अच्छे से ली है, तो आप दोनों में कंपेयर करके देखिएगा क्या है क्या नहीं है, कौन सा इजी पड़ेगा, कौन सा टफ पड़ेगा, उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे इनमें से दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो, ना कोई टफ है ना कोई इतना ईजी है। ठीक है, ये समान जैसी कंडीशन है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। अभी आपके सामने देखो एक क्वेश्चन है, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शिया ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वक्र आपको दिया गया है, कह रहा है कि इसकी अनंत स्पर्शिया ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे, आपको जो ठीक लगे आप उससे कर लेना। एग्जाम में कोई अगला देगा नहीं कि इसको इस तरीके से कीजिए, आपको खुद को डिसाइड करना है, जो ठीक लगे आप उससे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब किसी से कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाएगी, फैक्टर वगैरह होना, किसी से हो सकता है थोड़ा इजी पड़ जाएगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दिए गए वक्र में y इज इक्वल टू mx प्लस सी रखने पर, देखिए रखते हैं, ये हो जाएगा mx प्लस सी की क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स, ये वाई स्क्वायर का हो जाएगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई की जगह mx प्लस सी हो जाएगा। इनमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रहेंगे, माइनस वाई स्क्वायर है तो माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे केवल अक्स के पद है, वेरिएबल एम और सी भी आपको मिलेगा, लेकिन वाई यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि जहाँ वाई था वहाँ पे अपन ने क्या अप्लाई कर दिया, एम एक्स प्लस सी अप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हो इसमें, अब इसको देखो सोल्व तो करना पड़ेगा, है ना, तो इसमें है आपको इसको सोल्व करके ही पता लगेगा कि इसकी अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम घात लिखा है इसमें पहले भी देख सकते हो, लेकिन जो कोफिशिएंट है उनके लिए आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो आप इसमें थोड़ा देख सकते हो कि इसकी अधिकतम घात है वो 3 है। ये जो वक्र है इसमें भी आप देख सकते हो ये 3 घात के पद हैं, ये 2 घात के पद है, 1 घात का पद है नहीं, तो यहाँ पे जो कुल अनंत स्पर्शियाँ आएंगी वो कितनी आएंगी, 3 आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख के आइडिया लग सकता है। आइए इस समीकरण को हल करते हैं। ये हो जाएगा एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी प्लस 3 एम एक्स सी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल क्यूब से हो जाएगा ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, इतना आप जानते होंगे, प्लस माइनस है माइनस एक्स, ऐसे कैसे, इसका विस्तार कर देते हैं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx सी। ठीक है, इतना, इसको आप ऐसे कैसे रहने दो एक बार, माइनस एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस सी, क्योंकि ये तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में भी कोई चेंज नहीं, इसका विस्तार और कर दीजिए, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको कैलकुलेशन तो देखो करनी पड़ेगी, मैथ के स्टूडेंट हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अब आप इसमें देखिए
अपन एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वो पद अपने को चाहिए। तो पहले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट एक जगह कर लेते हैं, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक जगह कर लेते हैं। देखिए एक्स क्यूब को कॉमन लोगे तो क्या क्या बचेगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से बचेगा एन क्यूब, ठीक है। फिर आगे आइए, यहाँ पे और कोई एक्स क्यूब का पद नहीं है, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर। आगे देखो यहाँ से माइनस एक्स क्यूब तो माइनस एम बच जाएगा, और कोई एक्स क्यूब का पद है ये एक्स क्यूब तो प्लस 1। इसके अलावा कोई भी एक्स क्यूब का पद नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर के पद अपन रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, देखो ये रहा 3n स्क्वायर सी, ओके 3n स्क्वायर सी हो गया। यहाँ से है ना एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो देखो, सॉरी ये तो एक्स क्यूब है, ये देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस एक्स को इस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना बचेगा माइनस 2nc, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो माइनस 2nc, ठीक। एक्स स्क्वायर का पद यहाँ से आएगा, माइनस का c हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है देखो तो माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा, और आगे है नहीं, माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर के पद हो गए। इसके बाद एक्स का कोफिशिएंट अपन देखें, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे मिलेगा 3nc स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है वो ये रहेगा, ये दोनों हो चुके हैं, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे होगा नहीं, ये हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2nc, इसके आगे जो भी पद आएंगे उसे अपने को लेना देना नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो रहने देना। वैसे अपने को इन दो पदों से लेना देना था, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स वाला भी काम में आएगा, आपने इसे लिख दिया। नॉर्मली यही होता है कि दो उच्चतम घात के पद है वो चाहिए, आगे वाले आप डेस लगा के 0 लिख दो, एक्स वाला काम में आएगा तो इसको अपने लिख दिया है, ठीक है। अब इसके आगे आपकी मर्जी, आप लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, ठीक है, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखो मेन काम है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकाल लिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लिया, एक्स का कोफिशिएंट निकाल लिया, ओके। अब ये एक्स का कोफिशिएंट है, इसको क्यों लिखा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसको लिखना है या नहीं लिखना है ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि दो अधिकतम उच्चतम घात चाहिए आपको, ठीक है, दो उच्चतम घात चाहिए, दो उच्चतम घात यानी एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, तो फिर एक्स की ज़रूरत क्या पड़ गई, इसका भी जवाब आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को ठीक से कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो गई है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसी में भी यदि थोड़ी बहुत भी इधर उधर हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो करना क्या है, जो आपका वक्र दिया गया है उसमें y = mx + c रख दो, ठीक है, रख दिया, सोल्व कर लो। अभी मल्टीप्लाई वगैरह तो करना होना चाहिए। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा, एक्स का कोफिशिएंट लिखा, आगे वालों लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया कि उच्चतम घातों के गुणांकों को किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहाँ पे 0 के बराबर रखोगे, दो उच्चतम घातों के गुणांकों को, ठीक है। एक्स कहाँ पे काम आएगा उसकी भी बात करेंगे। तो अब m व c के मानों के लिए, क्योंकि अपना टारगेट तो वही है, m और c, इनके मानों के लिए x की दो उच्चतम घातों, x की दो उच्चतम घातों का मतलब एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, ठीक है।
दो उष्ण घातों के गुणांकों को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। उससे क्या होगा, उससे m और c के मान आ जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका है, ये आपके समझ में आ रहा होगा। mx + c आपको रखना है, सोल्व करना है और आगे का प्रोसेस ही है। ओके, नोट कीजिए आप इसे। देखो ये तो क्या हो जाएगा, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, m³ - m² - m + 1 = 0। तो देखो ये आप जानते हो कि ये क्या है, m में 3 घात के समीकरण है। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से m के 3 मान आ जाएंगे। यही तो अपना टारगेट था कि m के मान चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखते ही एक से m के मान आएंगे और दूसरे से c का मान आ जाएगा m के पदों में, ठीक है। देखो इसको हल करते हैं, m² कॉमन आ जाएगा तो m-1 बचेगा, -1 कॉमन आ जाएगा तो m-1 बचेगा। दो फैक्टर हो जाएंगे, m² -1 और m-1। m² -1 को लिखोगे m+1 m-1 और टोटल m के 3 मान आ जाएंगे। m के 3 मान आ जाएंगे, 1 1 और -1। दो मान समान हैं, 1 और 1, एक मान अलग है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझिए। अब उस दूसरा कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर रखते हैं, x² का जो कोफिशिएंट है। (3m² c - 2mc - c + 1 - m² = 0, ठीक है। अब देखिए c वाले पदों को एक साइड लिख लो, c कॉमन आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m² - 1। तो यहाँ से c का मान क्या आ जाएगा, m² - 1 में भाग लग जाएगा, ये 3m² - 2m - 1। ये देखिए c का मान आ गया, c का मान किसके पदों में आ गया, m के पदों में आ गया, ठीक है। अब देखो पहला जो अलग है, मतलब जो समान नहीं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो m बराबर -1 रखते हो यहाँ पे, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, नीचे वाला 0 होगा नहीं, m बराबर -1 पे देख सकते हो आपकी 0/0 की फॉर्म तो नहीं बनेगी, अपरिभाषित तो नहीं होगा, तो इसका मान आएगा 0 है, ठीक है। m बराबर -1 पे, m बराबर 1 है, क्या यहाँ से उसका मान निकल सकता है, तो देखो m बराबर 1 रखते हैं उसमें, तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 3 - 3 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से ज्ञात नहीं हो सकता। अब ज्ञात नहीं हो सकता तो इसे पहले वाली क्लास यदि ली है तो वहाँ तो आपको बताया था कि क्या फॉर्मूले वगैरह होते हैं, उसी के हिसाब से अप्लाई होगा ये, ओके। तो देखिए ये c का मान आ गया m के पदों में, ओके। अब m = -1 पे तो देख लिया ये 0 हो जाएगा, तो m -1 पे c का मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन m 1 पर यहाँ रखोगे तो इससे ज्ञात नहीं हो सकता। अब इससे ज्ञात नहीं हो सकता तो
तो फिर करना क्या है, तो जैसे इससे पहले वाले तरीके से कर रहे थे तो तब तो सी के दो एक तरीके से मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि उसमें भाई अप्लाई करो कि सी का एम के मान एम के पदों में मान आएगा वहाँ से ज्ञात होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अक्सर जो कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर रख दो। इसके लिए एम के समान मानों के लिए तो क्या लिखोगे, देखो एन के दो समान मानों के लिए, कौन से मानों के लिए, 1 और 1 के लिए क्या करेंगे, अक्स का कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर रख देंगे। 3mc² माइनस c² माइनस 2mc इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ ना तो वो जो अपन ने फॉर्मूला यूज़ किया था कि भाई यदि दो समान मान आ गए तो हम क्या करेंगे, तो समान मानों के लिए जैसे अपन ने फॉर्मूला यूज़ किया c² / 5nm डबल डेस प्लस सी 5n माइनस 1m प्लस 5n माइनस 2m इज इक्वल टू 0। तो वो जो फॉर्मूला है वो जो मान है ना वो भी एक जो अपनी मेन इक्वेशन होती है उसमें अक्स का कोफिशिएंट होता है वो, ठीक है, इसीलिए है वही लेकिन फॉर्म अलग है, बस इतना सा फर्क है। वो भी अक्स का ही कोफिशिएंट है, ये भी अक्स का ही कोफिशिएंट है। अगर अक्स की पावर n की बात करें तो वो अक्स की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट है। अब यहाँ n का मान 3 है तो अक्स की पावर n माइनस 2 कितना हुआ, अक्स ही तो हुआ, अक्स का कोफिशिएंट 0 के बराबर रख रहे हैं। तो दोनों में बात यही है, एक ही है, लेकिन उसकी फॉर्म अलग है, इसकी फॉर्म अलग है, बस इतना सा फर्क है। उसको हल करोगे तो भी सी का मान m के पदों में आएगा, ठीक है, और इसको हल करेंगे तो भी यहाँ पे सी का मान है वो m के पदों में आएगा। तो बस ये आपको याद रखना है। ये जो आज अपन पढ़ रहे हैं इससे आपको इतना आसान ये है कि कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना सा है और कोई ज़्यादा बात नहीं है। अब यहाँ से देखो ये जो अपने पास मान है इससे अपन मान ज्ञात करेंगे, मान किसका ज्ञात करेंगे, मान है वो सी का ज्ञात करेंगे, कहाँ पर, m इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। देखो m इज इक्वल टू 1 पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3c² माइनस c² माइनस 2c इज इक्वल टू 0। हल कर लीजिए इसे थोड़ा, 2c² हो जाएगा ये माइनस 2c इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2c कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c के दो मान आ जाएंगे, अब या तो 2c बराबर 0 या c माइनस 1 बराबर 0, और 2c बराबर 0 से तो c बराबर 0 आ जाएगा और c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओवरऑल c के दो मान आ जाएंगे, कौन कौन से, 0 और 1, ठीक है। अब ये दो मान आ गए, एक पहले से है यही अपना था, उस तक बात देखी क्वेश्चन में कितनी थी, 3 थी, m के कितने मान हैं, 3 मान हैं, c के कितने मान हैं, 3 मान हैं, तो कॉन्सेप्ट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब हम क्या लिख देंगे, इसकी टोटल अनंत स्पर्शिया लिख देंगे, तो पहले अनंत स्पर्शिया क्या हो जाएगी, देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m का मान रखा -1 तो c का मान 0, y इज इक्वल टू mx प्लस सी में m का मान -1 c का मान 0, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -x। दूसरा m का मान तो 1 ही रखना है, लेकिन c का मान एक बार तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x। लास्ट तीसरा m का मान तो 1 ही रखना है, लेकिन c का मान भी कितना है, 1 है, कितना आएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 1। 3 समीकरण आ गए,
y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये तीनों किसके समीकरण हैं? ये तीनों दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियों के समीकरण हैं। ये तीनों सरल रेखाओं के समीकरण हैं। ये तीनों दिए गए वक्र को अनंत पे स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखाओं के समीकरण हैं। कैसे भी बोल दीजिए, बात वही है। ओके, तो ये देखिए आज की क्लास में अपन एक क्वेश्चन किया, दूसरे तरीके से क्वेश्चन किया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रखा, उच्चतम घातों के रूप में हल किया, दो उच्चतम घातों के कोफिशिएंटों को 0 के बराबर रख दिया। यदि n के कोई दो मान समान आ रहे हैं तो दो उच्चतम घात है, उसके नीचे वाले घात का कोफिशिएंट भी आपको चाहिए होगा, ठीक है? नहीं तो समान मान के लिए नहीं आएगा। यदि तीनों यह समान मान है तो आपका यहीं से आ जाएंगे तीनों, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। यदि तीनों ही मान क्या है, असमान है, भिन्न भिन्न है। ओके, तो ये आज का क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन 2-3 बार राजस्थान अनुसूची के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए अच्छे से। ये आपके सामने देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है? अब आपके सामने देखो दो तरीके हैं। यदि आपने कंटिन्यू अपनी क्लासें ली हैं अनंत स्पर्शी की, तो ये क्वेश्चन दोनों तरीक़ों से हो सकते हैं, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन की बात करें तो आप देख लीजिए इसको अच्छे से कि -1 इज इक्वल टू 0 लिख लीजिएगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अप्लाई कर देना, हो जाएगा आराम से। ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, ठीक है? n के मान देख लेना। यदि भिन्न भिन्न है तो आपको x का कोफिशिएंट ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यदि समान आ जाते हैं तो फिर x का कोफिशिएंट ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो दो उच्चतम घात होंगे वो क्या होंगे, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। 3 अनंत स्पर्शियाँ आ जाएंगी इसमें। ओके, इसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ईजी सा है। इसको भी आप चाहो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर लेना चाहिए, इसको पहले वाले तरीके से कर लेना। पहले वाले तरीके से थोड़ा ईजी पड़ेगा, आप करके देख लेना। इसी प्रकार ये दूसरा वाला तरीका है, ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है। अब तीसरे क्वेश्चन में देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करोगे तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि स्टेप बड़ी हो जाएगी। तो स्टेप बड़ी लग रही है तो वही पहले वाला तरीका कर लो। ये देखो कि यहाँ तक 3 घात के पद हाई 3m ज्ञात कर लो। हाई 3m कैसे ज्ञात करोगे, x की जगह 1 रखो, y की जगह m रखो, बराबर 0, m के मान आ गए, खत्म। यदि y इज इक्वल टू एम एक्स सी आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर ये आपके 2 घात के पद हो गए। फिर 5 ज्ञात करोगे, m के मान यहाँ से कोई दो समान आते हैं तो फिर वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, सी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 वाला, पाई n m डबल डैश, ठीक है? जो भी है यहाँ से 5 to m हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा आराम से, ठीक है? फिर क्या करेंगे तो m के मान यहाँ से आ जाएंगे और जो c बड़ा अपना मान है, 2 मान है, वो अप्लाई हो जाएंगे दोनों। एक तो आपका जैसे m के कोई 2 मान समान हो, एक समान नहीं हो, उसके लिए आपको दोनों बता दी है, ठीक है? तो आपके सामने देखो चॉइस आपके सामने, थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, चाहे इसकी बात करें चाहे उसकी करें। मेहनत से आपको घबराना नहीं है, करना है, ठीक है? तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे अनंत स्पर्शी के बारे में। जो क्वेश्चन करवाया वो आपको समझ में आया होगा, और ये आपका होमवर्क समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करने हैं। क्योंकि देखो क्या है कि मैं चाहे जितने भी क्वेश्चन करवा दूँ, मेरा काम सिर्फ गाइड करने का है।
आप खुद मेहनत नहीं करोगे, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती, चाहे आप कहीं जाके पढ़ लीजिए। ये एक तय बात है, सीधी सी बात है, फैक्ट है ये। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अप्लाई तो करना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को कीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए इनको मैंने लिखे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आपने इतने अच्छे से पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर से।